हेलो बच्चों, बीएससी एग्जाम इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का फाइनली स्वागत है। तो आज आपको जो का है मैथ का पेपर था और कल आपका फिजिक्स का है। तो फिजिक्स को देखते हुए हम लोग जो है गेस क्वेश्चन के तौर पे जो है आपको फिजिक्स का फाइनल गेस क्वेश्चन के तौर पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला जो है आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो सॉरी सब्जेक्टिव लाया गया है। ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी जो है 1500 आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका पीडीएफ दे दिया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं नहीं लाया हूँ। सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और इससे बाहर जो है बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है और आप लोग देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो बाकी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जरूर ज्वाइन कीजिए और वीडियो को है लास्ट तक देखिए। और ये कंप्लीट फिजिक्स का जो है मैराथन क्लासेस होने वाला है, तो बिना देरी के हुए जो है लास्ट तक देखने चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आवेश का क्या है, या क्वेश्चन है आवेश क्या है, परिभाषित करें। तो आपको आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके बाद विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। ये सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन इसका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। अब रेखा को परिभाषित करना है तो किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो है दिशा बतलाता है। तो ये हो गया जो है विद्युतीय क्षेत्र रेखा को जो है परिभाषित इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो इनका जो है क्यों ऐसा होता है, इसका आपको कारण क्वेश्चन नंबर जो है 3 में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखना है, आवेश के गुणों को लिखिए। आवेश के गुणों को आपको लिखना है, बिल्कुल 5 लाइन लिख देना है, बिंदु लिखा के 1 2 3 कर कर, जो आपके सामने दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उत्तर उसको आप देख सकते हैं। आवेश घनत्व जो है घनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, और आवेश संरक्षी जो है संरक्षी होता है, आवेश संरक्षी होता है। तो इस तरह से जो है आपको 5 लाइन लिख देना है, आपको सिंपल पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आपको इसमें जो लिखना है, आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसे जिसे ऐसे ही आवेश को क्वांटीकरण कहा जाता है। Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बोल सकते आपकी जो है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। ठीक है, इसको आप लिखना है इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल में आपको इस तरह से देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम के नियम को लिखें। कूलाम को नियम को जो है किस तरह से लिखना है, आपको बिंदु देखकर आपको जो है फर्स्ट में लिखना है, समान आवेश को प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश के आकर्षण होता है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। संकेत में देखिएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो है परिणाम दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल का समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को जो है वर्ग व्यक्ति गुणन जो है होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है। डायरेक्टली आपको हम क्वेश्चन पढ़ कर जाएंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा लॉस्ट ना हो, आप बिल्कुल समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देना है इस तरह से। आपको आंसर भी दिया हुआ है, दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र मिलाने वाले रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। तो इसमें सिंपल आपको पढ़ते जाना है और आपको कमेंट भी करना है कि आपको ये सब क्वेश्चन कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कूलाम के नियम को सीमाओं को लिखिए। तो कूलाम को सीमाओं को नियम जो है लिख देना है, अभी तो बताएं आप सबको। तो ये सब कूलाम का नियम जो है केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। उसके बाद लिखना है, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। कूलाम के नियम को जो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, कूलाम का जो है नियम सार्वधिक यूनिवर्सल नहीं होता है। उसके बाद आगे है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलाम का नियम अपनी वैधता खो देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्लीट हो गया। आपको बिल्कुल पढ़ते जाना है और दिमाग में हटाते जाना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आवेश का आयतन घनत्व को जो है परिभाषित आपको करना है। इसका आपको डिफिनेशन लिख देना है, और उसका जो है क्या चीज़ से डिनोट होता है उसको लिख देना है, और जहाँ भी इज इक्वल टू जो है आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आवेश की जो है पृष्ठीय घनत्व को जो है परिभाषित करना है।
तो आपके सामने दिख रहा होगा, आपको इसका जो है लिखना है। कुछ लिखा हुआ है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिणाम के आवेश पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, जो कि इस तरह से सिग्मा को जो सूचित किया जाता है इस तरह से कहा जाता है। और इसको आपको एक थोड़ा सा लिख देना है, Q इज इक्वल टू ए होता है, पृष्ठीय घनत्व इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यापन का सिद्धांत क्या है, तो बहुत से आवेशों के बीच के जो है निकाय के अंदर किसी भी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों को परिणामी बल सभी आवेश के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के संदिग्ध से जो है योग के बराबर होता है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट Fn वेक्टर तक। परिभाषित बल जो क्या है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि सर इतना जल्दी जल्दी समझाइएगा तो कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि समझने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप सबको जो है क्वेश्चन से पढ़कर बता देते हैं आपको, ताकि आपके जो है माइंड में रह सके। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो है सिंपल आप इसका डिफिनेशन लिख देंगे तो आपका 2 मार्क्स तो पक्का ही मिल जाएगा। किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र वही यानी जो उसी को जो है कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र किसी बिंदु व विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए हैं एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज पर लगने वाला विद्युतीय क्षेत्र बल होता है। तो आपको सिंपल जो है इस तरह से लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज क्या है। तो आपको ये भी लिख देना है इसी तरह से, परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है। परीक्षण आवेश जो होता है बहुत छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाए तो ये विद्युतीय क्षेत्र अवस्था जो है परिणाम दिशा कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जो इसकी घनात्मक जो होते हैं लेने की जो है परिपाटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। तो इसको भी आपको इस तरह से लिखना है, और अपना इसका SI मात्रक जो होता है जूल बाई कूलाम होता है, और इसका वोल्ट या वोल्ट होता है। तो इसका बिल्कुल ये सब मात्रक जो है ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव की परिभाषित करें, ठीक है। तो इसका भी एक डिफिनेशन आपको लिख देना है, और इस तरह से एरो देकर जो है Q प्लस Q और माइनस Q आपको चिन्ह दे देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव जो है आघूर्ण क्या है, ठीक है। तो आपको इसका भी आंसर आपको जो है इस तरह से दे देना है, आपको जो किसी विद्युतीय द्विध्रुव जो है दे देना है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्योंकि टाइम ही बहुत ही कम है आपके पास, इसके बाद सॉल्यूशन मैथ का करना है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 18 विद्युतीय बल क्या है। तो आपको सिंपल इसका डिफिनेशन लिख देना है, जो कि लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विभवांतर को परिभाषित करें। और वी माइनस वी इज इक्वल टू WAB बाई Q होता है, ये आपको लिख देना है फॉर्म जो है डिफिनेशन लिखने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठोस कोण यानी ठोस कोण क्या है। ठोस कोण क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल, क्या यानी कि किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहता है, ठीक है। और इसे W से सूचित किया जाता है, ये ध्यान में रखना, ये सब लिखना है आपको, तभी अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। 2 नंबर का हो तो आपको 2-3 लाइन में तो लिखना ही है। अगर इसका फॉर्मूला वगैरह सब जानते हैं तो आपको वो भी साथ में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ इसका लिख देना है, आपके सामने इक्वल टू लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, गॉस के प्रमेय को लिखें। गॉस का जो है प्रमेय को लिखना है आपको, जो कि आपको साफ दिख रहा है आपको, कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले जो है कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित जो है कुल आवेश का जो है 1/ε0 गुण होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश को परावैद्युत है, और आकाश गॉस का जो है प्रमेय कहलाता है। इस तरह से आपको लिख देना है, आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बोर मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, समविभि तल या सतह क्या है, स्पष्ट करें। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर दिया हुआ है, आप थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा। वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, और समविभव जो है तल या सतह कहलाता है। समविभवी तल में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिख रहा होगा कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 24 है, चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है। तो आप पढ़े होंगे, आपको इसका आंसर दे देना हो, या नहीं पढ़े तो आपको एक बार पढ़ लेना है पूछ करके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि चालक की धारिता को जो है प्रभावित करने वाले जो है कारक को लिखे। चालक की धारिता को जो प्रभावित करता है उसका जो है कारक को लिख देना है। फर्स्ट लाइन में इस बिंदु देकर लिखना है आपको कि चालक के सतह का क्षेत्रफल जो होता है
इस तरह से देखना है। उसके बाद चालक के निकट दूसरे चालक की उपस्थिति में क्या होता है ये भी आपको लिखना है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ओम के नियम को लिखें। ओम को नियम को लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को ये जो है याद कर लेना है अच्छी तरह से, और आपके सामने ओम का नियम जो है लिखा हुआ है, आप जो है पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। समांतर कर्म जो है समूहन क्या है, ये भी आपको लिखा हुआ है। प्रतिरोध का वैसा समूहन जिससे सभी प्रतिरोधी के जो है सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है और समांतर कर्म समूहन कहलाता है। इस तरह से लिखना है, और कुछ भी 1 लाइन 2 लाइन आपने खुद से भी पढ़े होंगे तो लिख देना है, ताकि जो है आपका एग्जामिनर खुश होकर आपका नंबर दे सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को परिभाषित करें। विद्युत वाहक को जो है परिभाषित करना है, तो आपको सिंपल आंसर दे रहा होगा, जो है कि सेल के अंदर जो है एकांक धनावेश को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जो है लाने वाला जितना कार्य करना पड़ता है, उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मिश्रित कर्म जो है समूहन को परिभाषित करें। मिश्रित कर्म समूहन को परिभाषित करें, जिसका आंसर जो आपके जो है सेलों को मिश्रित कर्म जो है समूहन से सेलों को श्रेणी कर्म में लगाकर फिर उसे कतार में समांतर कर्म में जो है, समांतर मतलब कि जो है बराबर कर्म में अरेंज कर देता है, उसे जो है मिश्रित कर्म समूहन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, जो कि किरचॉफ के नियम को लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है आपको डेफिनेटली याद करना है। तो किरचॉफ के 2 नियम जो है इस तरह से लिखना है, और उसके बाद अगर आप जानते हैं तो किरचॉफ का कौन जो है इनका जो है इन्वेटेड था, ये भी आपको साथ में लिख देना है, तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीजीय जो है योग शून्य होता है। अब बिंदु की तरफ आने वाला धारा को धनात्मक तथा बिंदु से दूर जाने वाले धारा को ऋणात्मक ली जाती है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। सेकंड में देखिए, प्रतिरोध तथा सेलों के सम्मिलित बंद विद्युत परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग जो होता है शून्य होता है, और इससे ही हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं, तथा इसे किरचॉफ या का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लिखना, सेकेंड लाइन आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विभव मापी को परिभाषित करें। विभव मापी को जो है परिभाषित करना है, तो आपको इसका आंसर लिखा हुआ है, आपको इसको सिंपली पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और करना जल्दी जल्दी है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। सिंपल आपको लिख देना है कि जब किसी तार पे धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा का समांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, और धारा के इस प्रभाव को जो है धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है, सिंपल। और उसके क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूल का नियम को लिखे, हर एक स्टूडेंट को याद करना है। जो है उत्पन्न ऊष्मा का जो है परिमाण धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। अगर चालक का प्रतिरोध और समय नियत हो तो उसे जो है सिंपल इस तरह से आपको लिख देना है, और क्वेश्चन जूल का नियम आपको हर स्टूडेंट को याद करना है। आप सोच रहे होंगे कुछ को इंग्लिश मीडियम में कैसे करें। इंग्लिश मीडियम का भी PDF दे चुके हैं टेलीग्राम में, वहाँ से आप जाकर सभी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें, तो आपको इस तरह से जो है परिभाषित करना है। आंसर आपके सामने है, पहुँच कर आप आंसर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बहुत जल्दी। धारा घनत्व करंट डेंसिटी को परिभाषित करें। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। जो है धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी को इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जो है इति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को जो है धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व का जो है 1/a, और I को धारा कहा जाता है, और A को जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका जो है A साई मात्रक एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको जो है याद कर लीजिएगा। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है, दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है, इसे ही तो अनुगमन वेग कहा जाता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बाएं हाथ के हथेली का नियम लिखें। बाएं हाथ का हथेली का नियम लिख देना है, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। स्टैंड के प्रयोग को जो है लिखें। अब क्वेश्चन जो है आपके सामने है और इसका सिंपल आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही कम क्वेश्चन हुआ, इसे जल्दी जल्दी करते हैं। लॉरेंस बल या लॉरेंज जो है संबंध क्या है, इसका बल क्या है और लॉरेंज का संबंध क्या है, ये सिंपल आपको लिख देना है। तो एक बार हम पढ़ देते हैं। अगर किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के सम्मिलित मतलब शामिल होना क्षेत्र में लाया जाता है, तो आवेशित कण पर लगने वाला परिमाणी बल ही जो है विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। खत्म। जो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बायो सावर्ट नियम का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। बायो सावर्ट जो है
नियम क्या है ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, शक्ति गुणक को परिभाषित करें। परिपथ के जो है यथार्थ माध्य शक्ति तथा आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को परिपथ का शक्ति गुणक कहा जाता है। शक्ति गुणक का मान जो होता है 1 कूलम तथा आर पर निर्भर करता है और शक्ति गुणक का कोई मात्रक नहीं होता है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, आपके सामने दिख रहा होगा, बाटहीन धारा क्या है? बाटहीन धारा क्या है? वैसा धारा, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन। तो क्वेश्चन नंबर हम कितना कर रहे थे, बाटहीन धारा क्या है? तो वैसा धारा जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शक्ति व्यर्थ का मान शून्य होता है, वही जो है बाटहीन धारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषित करें। लिख देना है आपको आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है प्रणालिका को परिभाषित करें। परिणालिका को परिभाषित करना है आपको। और 45 में देखते हैं 1 एम्पीयर को परिभाषित करना है आपको। क्या सकता है, 1 एम्पीयर का धारा वह स्थायी धारा है जो हवा पर निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे तो 2 समांतर तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो है 2 × 10⁻⁷ N/m का बल लगता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करें। तो आपको सिंपल लिख देना है, इसका डिफिनेशन के साथ आपका क्या से डिनोट करता है ये सभी चीज़ें लिख देना है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम को लिखें। इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युतीय वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में तब तक वर्गमान कराता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स का मान में जो है परिवर्तन ना हो जाए, ठीक है। तो सिंपल 2 लाइन में आपको लिख देना है इस तरह से, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्टर जिसको बोला जाता है को परिभाषित करें, ठीक है। आपको लिख देना है, जब किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को मान से परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और कुंडली में स्वतः एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और इस घटना को ही स्वप्रेरण कहा जाता है। इस कुंडली का जो है इंडक्टर प्रेरित कहा जाता है और जो कि आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, इसको इंग्लिश में बोलता है म्यूचुअल इंडक्शन, को परिभाषित करें। लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही लेंज का नियम आपको याद कर लेना है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसका। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का जो है, एक बार थोड़ा सा नहीं दिख रहा मुझे, पर कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। इसे ही लेंज का नियम कहा जाता है। उस ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, विद्युतीय अनुनाद क्या है? विद्युतीय अनुनाद क्या है आपको याद कर लेना है, जो कि आपको एक बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, अपवर्तन के नियम को लिखें। सिंपल 2 आंसर में जो है लिख देना है, 2 पॉइंट में जो है इस तरह से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दिख रहा होगा, मैं एक बार थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। जब प्रकाश की त्रिज्या किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती है तो अभिलंब से दूरी भागती है। आपतन कोण के मान को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है अपवर्तन कोण का भी जो है बढ़ता है। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तब प्रकाश के कारण उसी माध्यम में लौटने जो है वापस लौट जाता है। इस पूरी घटना को ही जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है, याद करना है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 55 आ गया है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है डायरेक्ट। सिंपल आंसर लिखा हुआ है कि जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण जो है कोण का मान 90 डिग्री होता है उस आपतन कोण को ही जो क्रांतिक कोण कहा जाता है। एक लाइन में आंसर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? ये भी आपको जो है पढ़ लेना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, समतुल्य जो है लेंस की परिभाषित करना है आपको, इसका लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का जो है प्रकीर्णन क्या है? तो जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का कण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का कुछ भाग आवेशित हो जाता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता घटती है, और माध्यम के कण के द्वारा आवेशित ऊर्जा को ही कुछ भाग पुनः माध्यम विकर्ण हो जाता है। इस पूरी घटना को ही प्रकाश की प्रकीर्णन जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने दिख रहा होगा कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है? ये लिख देना है आपको, सिंपल आंसर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, लेजर किरणों को किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है एक बार अच्छा से, डिफिनेशन लिख देना, उसका दो भाग लिख देना, कौन कौन सा टाइप्स होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि टीवी संकेत के प्रेषण सीमा को बल के लिए किन्हीं दो कारणों बिंदु को व्यक्त करना है। जो टीवी संकेत के प्रेषण का जो है परास बल के लिए उच्च आवृत्ति का वाहक तरंग अधिक ऊंचाई का रेटिना तथा रिपीटर उपग्रह का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिंपल। मॉड्यूलन, जिसको इंग्लिश में मॉड्यूलेशन भी बोलता है, ठीक है, को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिख देना है। इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 63 इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, संचार प्रणाली में संचरण के लिए संयुक्त तीन विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, आधार बैंक की चौड़ाई तथा जो है फेडिंग क्या है? फेडिंग क्या है? सिंपल आपको लिख देना है, 3 लाइन में आपको लिखना है। इसका आंसर 2 नंबर में आपको आ सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया है, सॉरी 65 हो चुका है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक शीतलक व नियंत्रक छड़ के उपयोग बताएं। तो इस तरह से आपको बताना है, एक मंदक क्या है पहले ये लिखना है, ठीक है, उसके बाद शीतलक क्या है उसको ये लिखना है। इस तरह से नाभिकीय संयंत्र के ताप को नियंत्रित करने के लिए इनके जो है पहता पदार्थ को अवशोषित करता है, और शीतलक कहलाता है। जल या पिछली धातु को इन्हें शीतलक कहा जाता है। और इसका एक और लिखना है, नियंत्रक छड़, थर्ड में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि गामा किरण की उत्पत्ति समझाइए। तो ये आपको समझा देना है, आपको जाके स्क्रीन में दिखना है, एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद एक्स किरणें की किन्हीं दो जो है गुणों को लिखना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 नंबर में आ सकता है। तो एक्स किरणें के जो है किन्हीं दो गुणों को आपको लिख देना है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पोज करके आपको पढ़ लेना है, कि टाइम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराना है कम टाइम में, इसके लिए मैं नहीं समझा पा रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, दहेली आवृत्ति कार्यफलन एवं निरोध विभव की जो है परिभाषा प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के संदर्भ में करें। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ, दहेली आवृत्ति कार्यफलन एवं निरोध विभव की परिभाषा प्रकाश विद्युत प्रभाव से संदर्भ में करें। तो दहेली आवृत्ति क्या होता है इसको पहले लिख देना है। उसके बाद इसका कार्यकलाप क्या होता है इसको भी लिख देना है। उसका निरोध विभव की क्या होता है ये भी। निरोध विभव में बता दें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्पन्न धारा की रोक देने मात्रा के जो है के लिए प्रकाश विद्युत ट्यूब के जो है आरोपित विभवांतर की को ही निरोध विभव कहते हैं। तो इस तरह पे 3 लाइन में आपको लिख देना है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर जो है 70 देखते हैं, तपायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पर क्यों घटती है? तो ये भी आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 72 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 71 भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पोलराइड क्या है, इनके जो है उपयोग को लिखें। 2 नंबर में, सिंपल 2 नंबर में जो है इसका आ सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, यंग के प्रयोग से प्राप्त व्यक्तिकरण फिरोजी की चौड़ाई जो है का व्यंजक लिखना है आपको, जो कि आपके सामने में दिख सकता है। इसका चौड़ाई लिख देना है, इसका जो है बीच की दूरी लिख देना है। उसके बाद 74 देखते हैं, आयतन, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अच्छा से? एक मिनट,
आयतन मंडल क्या है? आयतन मंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में इसकी क्या भूमिका है, ये भी आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में जो है ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 नंबर में आ सकता है, तो आपको इसका याद कर लेना है। इसका सभी भाग लिखना है। ट्रांसफार्मर से जो ऊर्जा क्षय निम्नलिखित है, उसका फर्स्ट जो होता है फ्लक्स क्षय होता है, सेकेंड होता है जूल उस्मन या कॉपर क्षय, और थर्ड जो है लौह क्षय कोर से भंबर धराहों के कारण, और फोर्थ जो है लौह कोर में चुंबकीय जो है पश्चाता से कारण। तो ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपके सामने कि कोई 2 कारण लिखे जिन पर तापीय विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। ये भी आपको लिख देना है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। ठंडा और गर्म जंक्शन बनाने वाले तारों के पदार्थ पर, और जो सेकेंड है ठंडे एवं गर्म जंक्शन के तापांतर पर। उसके बाद आपके सामने एक दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 77, एक प्रत्यवर्ती धारक का समीकरण जो कि 20 साइन है, 200 पाई एल है, पाई टी है, और धारक की आवृत्ति शिखर तथा मानचित्र। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान नहीं देना, एक बार देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 78 देखते हैं। आमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना, 2 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 देख सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देख सकते हैं। एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं? इसको भी इस तरह से आपको लिख देना है, और एक थोड़ा सा सुंदर सा ग्राफ बना देना है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल, आप डिजिटल संकेत से वे होते हैं जिनमें जो है वोल्टेज अथवा धारा के केवल 2 स्तर होते हैं। 2 स्तर आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। होल क्या है? इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। तो होल क्या है? 2 नंबर में आ सकता है। होल क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। अनुमंडल क्या है? सॉरी, आयन मंडल क्या है? आयन मंडल क्या है? तो ये जो है ऑब्जेक्टिव लाइक है। आयन मंडल क्या है? पृथ्वी तल के जो है कुछ, देखिए इसमें थोड़ा सा शॉर्ट लिखा गया ताकि आपको याद करने में ईजी हो, समझने में ईजी हो। आपको कुछ और साथ में जो है 1-2 पॉइंट बढ़ा देना है। ऐसा थोड़ी ना कि 2 नंबर में लिखेगा और 1 लाइन में लिख दीजिएगा, नहीं। इसमें जो है कुछ अपने मन से भी उसके बारे में पढ़े होंगे, तो उसके मन में आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 84 देखते हैं। संचार के साधनों को संक्षिप्त परिचय दें। ये भी आपको लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 85 है। विमांडुलन क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको 2 नंबर में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। एलईडी क्या है? जो है यह लाइटिंग इमिटिंग डायोड होता है, 2 नंबर में कन्फर्म है। लेंजर किरणों के किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं को जो है लिखना है, ये भी आ सकता है। अब बोलिएगा सर सब आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बताना मेरा फ़र्ज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। www तथा फैक्स की व्याख्या करें। ये भी 2 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 89 जो है। ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या है? इसको भी आपको एक बार देख लेना, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 हो, देख रहे हैं आपको। ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालकों की व्याख्या करें, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप जो 91 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से एक बार देखना है। क्वेश्चन नंबर 91 है। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में जो है अंतर स्पष्ट करिए। डिफरेंस बिटवीन है, आपको ये बिल्कुल 2 नंबर में कन्फर्म है कि आ सकता है, तो आपको इसको याद कर लेना है। अशुद्ध अर्धचालक क्या है? इसको भी आपको याद कर लेना है, आपके सामने जो है पढ़ लीजिएगा पोज करके। क्वेश्चन नंबर 93, अर्धचालक के डोपिंग मादन से आप क्या समझते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक में यदि थोड़ा सा जो है अपद्रव्य मिला दिया जाए तो इनकी चालकता जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और यही तो क्रिया डोपिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पक्का आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। दिष्टकारी एक एसी युक्त है जिसकी सहायता से एसी को डीसी में बदला जाता है, और यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफिलियन यानी कि अर्ध तरंग दिष्टिकारी, और सेकेंड है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है, आप चित्र को देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लॉन्ग में भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। अर्धचालक क्या है? इनकी गुणों को लिखना है, शायद ये पहले हो चुका है, नहीं हुआ है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 96 96 देखते हैं। जेनर डायोड क्या है?
2 नंबर में आ सकता है या तो 1 नंबर में आ सकता है। जेनर डायोड आपको याद कर लेना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम कि जेनर डायोड विशेष रूप से बनाया गया एसी संधि डायोड जो उत्क्रम मंजक वोल्टता क्षेत्र में लगातार बिना नष्ट हुए कार्य कर सकते हैं, उसे ही जेनर डायोड कहलाता है। सिंपल। जो है ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्वेश्चन नंबर 97 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 98 परावैद्युतांक से क्या समझते हैं? परावैद्युतांक से क्या समझते हैं? इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 99 जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी आपको याद कर लेना, देख लेना याद क्या हो सकता है लास्ट। विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ चुके हैं फाइनली। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो अब शॉर्ट क्वेश्चन मिनिमम खत्म होने वाला है, तो आपको जल्दी जल्दी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 100 हो चुका था ना, क्वेश्चन नंबर 100 हो चुका था, नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करें। अब इसमें एक बार पढ़ के बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 100 किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले जो है तार के प्रतिरोध बराबर होता है, और इसका SI मात्रक याद रखिएगा जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। एम्पीयर के परिपथीय नियम को व्यंजक में लिखें। ये जो है 2 नंबर में या तो 1 नंबर में आ सकता है, तो आपको ये याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 101 102 लिखते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का कार्य सिद्धांत क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ इसको जो है पढ़ लेता हूँ कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का कार्य सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। तो एक बार में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का कार्य विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तो वो कुंडली पर एक बल आघूर्ण करता है। इस बल आघूर्ण को प्रभाव से कुंडली अपनी जो है सम्माम्य व्यवस्था से विक्षेपित होकर घूमने लगती है। सिंपल। इसमें आपको 2 लाइन में लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। संट क्या है? इंपॉर्टेंट है। 130 मैं फिर से बोल रहा हूँ, संट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको 2 नंबर में आ सकता है या तो फिर डायरेक्टली आपको 1 नंबर में मिल जाएगा। संट क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। एमीटर और वोल्टमीटर में स्पष्ट करें। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा परिपथ को प्रेरणिक प्रतिघात क्या है? एल सर्किट केबल प्रेरकत्व वाला परिपथ होता है और WL का कार्य करता है, इसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। SI मात्रक जो है इसका ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 106 इंपॉर्टेंट है। क्यूरी का नियम लिखे। सिंपल। आपको 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है। मैं क्लीन कर लेता हूँ एक बार। क्यूरी क्या हो गया? क्यूरी आपको एक बार देख लेना, देख सकते हैं, एक बार मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 107 देते हैं। चोक कुंडली क्या है? तो चोक किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा से अधिक हानि के बिना ही परिपथ में धारा को जो है नियंत्रित करता है, नियंत्रित यानी कि जो है कंट्रोल करता है, के लिए प्रयुक्त प्रेरण कुंडली चोक कुंडली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने दिख रहा होगा। चुंबकीय शैथिल्य क्या है? सिंपल। आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा। 109 देखते हैं। धारणशीलता से क्या समझते हैं? धारणशीलता से क्या समझते हैं? और चुंबकीय तीव्रता 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन है। 110 देखते हैं। चुंबकीय विद्युत तरंग के 2 गुण लिखे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखे। 2 गुण लिख देना। विद्युतीय चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण के कारण जो है द्रव्यात्मक जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा दे। इसको दे देना है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। जब सूर्योदय के समय पूरब की क्षितिज लाल क्यों प्रेरित होता है? आप देखते होंगे शाम को जो है, नहीं सॉरी, सूर्योदय जब होता है मॉर्निंग में, तब आप देखते होंगे कि जो है सूर्य किरणें जो है हमारी लाल दिखता है ना। तो इसके बारे में आपको 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है, आपको देख लेना है। इसमें सभी क्वेश्चन देखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख लेता हूँ कितने मिनट हो गया, मिनिमम हो ही गया, तो जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, आप लोगों को ध्यान से देख लेना, ठीक है। 11 तो हो चुका है ना, 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि खतरे का चिन्ह हमेशा लाल क्यों जाता है? इसमें आप देख सकते हैं खतरा जहाँ भी है लाल दिया जाता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये भी आपको लिख देना है। क्वेश्चन 115 है। तरंगांग जो है, क्वेश्चन नंबर 115 भी आपको सामने जो है
तरंगांग की परिभाषा दें। तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। जब किसी भी प्रकार के तरंग की स्रोत से विक्षोभ उत्पन्न होता है एवं तरंग निर्माण के लिए फैलता है तो तरंग की समान कला में स्थित बिंदुओं के गुजरने वाला तल तरंगांग चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। बूस्टर का नियम लिखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। प्रकाश का व्यक्तिकरण और जो है वितरण में क्या अंतर है, ये भी आपको याद से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है दहली आवृत्ति क्या है, इसका भी आपको एक लाइन में सिंपल आंसर दे देना है। 2 नंबर का होगा तो 2-3 लाइन में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है द्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हैं। द्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। डोपिंग से क्या आप समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 122 है एनालॉग और डिजिटल संकेत से जो है व्याख्या आपको करना है, तो ये भी 2 नंबर का में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। क्रांतिक मान का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो वेबर धराई क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। भंवर धराई क्या है और इसका 2 अनुप्रयोग बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको सिंपल मैं बता दूं कि मैं बता सकता हूं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ये भी मैं बता क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकता हूँ कि द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, इसका जो है उदाहरण देकर समझाइए। तो मैं इसका भी लिख दिया हूँ और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है परमाणु के बारे में मॉडल के 2 कमियों को उल्लेख करें, जो कि आपको यहाँ 2 लाइन में दिख देना है, ठीक है। कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। और सेकंड में लिखना है कि बोर के परमाणु मॉडल के जो है एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु के लिए दिया गया है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तप्त तार एमीटर क्या है, इसका जो है संरचना आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्षैतिज तरंगे क्या है। क्षैतिज तरंगे क्या है, दुर्विती की जा सकती है, तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि विभेदन क्षमता से क्या आप क्या समझते हैं। मैं जितनी क्वेश्चन करवा सका हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा जो है खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। पिछले साल 90% लड़ा था। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद देख सकते हैं किसी स्थानों पर आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी आपको आंसर दिख रहा होगा। ऑलरेडी मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं और अगर ये आप देख लेते हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आवे किसी आदर्श प्रणालिका के संगत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, ये भी आपको लिख देना है। उसके बाद है चुंबकीय प्रेरण क्या है। चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको क्या से डिनोट करता है, इसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आज आप एक कार में जा रहे हैं, यदि बिजली गिरने वाली हो तो अपनी कार की जो है सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे। कार की खिड़कियों को बंद करेंगे और बिजली गिरने पर संपूर्ण आवेश कार के जो है वह पृष्ठ पर ही रहेगा। तो उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। उन 2 कारकों को लिखे जिस पर जो है ताप युग्मी में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, ये भी आपको सिंपल पढ़ लेना है, ठीक है। मैं बहुत ही धीरे धीरे से कर रहा हूँ। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो परिकलन कीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं, आवेश की गति जो है पृष्ठ घनत्व से आप क्या तात्पर्य रखते हैं, ये भी आपको लिखना, ये पहले करवा चुके हैं। धातु कवच किस प्रकार विद्युत परीक्षक का कार्य करते हैं, ये भी आपको लिखना है। कि यानी कि जब किसी यंत्र को धातु कवच से ढके देने पर धातु कवच के अंदर के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदैव शून्य होता है और विद्युत बल रेखाएं धातु कवच के वाह्य पृष्ठ पर आकर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। अपेक्षित जो है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। किसी भी दो माध्यम के संगत जो है उनके
निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। इसे मान्यता जो है इस तरह से डिनोट करता है और आपको सूत्र अनुसार लिख देना है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये ऑलरेडी हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। समविभावी सतह से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है विद्युत बल रेखाएं के 2 गुणे लिखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संगत फराडे के संगत दोनों नियम को जो है आपको लिखना है, ठीक है। फराडे का फर्स्ट लॉ EMI और सेकेंड लॉ दोनों आपको बिल्कुल इस तरह से लिखना है और मैथमेटिकली जो है आपको लिख देना है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये भी ऑलरेडी हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के ध्रुवण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और बता चुके हैं। ट्रांसफार्मर में जो है ऊर्जा ह्रास का प्रमुख कारण में को लिखे और तथा कोर को है पटलित क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ट्रांसफार्मर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैं पहले बता दूं कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में ऐड हो चुका है, लेकिन 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल इस पर आया भी था। उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके मुख्य कारण जो लिखे, ये भी पहले बता चुका हूँ। हालांकि ये मैं बता दूं कि ये 5 नंबर लाइक क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रहिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। और है जो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, तरंग जो है, ये तो मैं पहले से करवा चुका हूँ। विद्युत चक्र जो है तरंग के 2 गुणों को लिखें, ये दोनों मैं क्वेश्चन पहले से करवा चुका हूँ, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी हो चुका है। चुंबकीय फ्लक्स, ये हालांकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूँ कि फ्लेमिंग का जो है ये बाएं हाथ के नियम जो है ये 5 नंबर में आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है एम्पियर के जो है परिपथीय नियम को परिभाषित तथा इसे समर्पित करें, ये भी आपको याद कर लेना है। एक सेकेंड के 2 गुण, ये बहुत पहले हो चुका है। ऊर्जा पटिया क्या है तथा चालक, अर्धचालक तथा कुचालक का वर्गीकरण का स्पष्ट करें, तो ये भी सब क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेना है। ये हालांकि मुझे 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है कुचालक वह पदार्थ जिसमें संयोजक बताना है, इस तरह अर्धचालक उसी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये समझिए कि 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंज के नियम को जो है व्याख्या करें और समझाएं कि ये कैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है या आधारित करता है। तो इस तरह से सभी आपको लिख देना है, बिल्कुल एक तरह से पोच कर देना है, ठीक है। और आपको पढ़ लेना है एक बार। चो कुंडली की और क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये 5 नंबर का नहीं है। जो कुंडली और मीटर जो है पतंग के उपयोग को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक व नियंत्रक छड़ के उपयोग को बताइए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि आपको बताना मॉडरेटर और कूलेंट कंट्रोल रॉड, आपको ये इस तरह से समझा देना है, ठीक है। पोलराइड क्या है, इसका 2 उपयोग पता है, ये पहले बता चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। भ्रमण राय से आप क्या समझते हैं, ये भी पहले बता चुके हैं। और मॉड्यूलेशन समझाइए कि इसके प्रकार को बताइए, ये 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 मॉड्यूलेशन समझाएं और इसके प्रकार बताइए। आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन, कलेशन, ठीक है। उसके बाद है 39 है। स्थिर वैद्युत रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकांक नहीं टूट सकती है, क्यों, ये भी आपको बताना है। मैं एक बार जूम कर देता हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिख रहा होगा कि स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके एक जीवनोपयोगी लिखें, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। बांडी ग्राफ जनरेटर को जो है बैड क्यों विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, हालांकि मैं देखता हूँ इसको 5 नंबर का क्वेश्चन लग रहा है, नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बांडी ग्राफ जनरेटर पढ़ लीजिएगा। विद्युत वाहक बल की परिभाषित करें, ये भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, अब सोच रहे होंगे कि आप इतना जल्दी क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे देख सकते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है तो कैसे होता है, ये भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश तंतु क्या है, इसका चित्र को समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश तंतु क्या है, इसका चित्र, ये दोनों एक क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए अब तो सिंपल जो है क्वेश्चन नंबर 47 है, जेनर डायोड तथा लाइट इमिटिंग डायोड को जो है परिभाषित करें। और ये मुझे दिख रहा है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कूलाम के नियम को सीमाएं को लिखें, ये पहले हो चुका है। नाभिकीय बंधन से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। किसी नाभिक संगत से उसे बाहर की प्रदान की जाने वाली न्यूनतम इसके संगत व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। आयरन की नाभिकीय बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, परंतु हीलियम नाभिकीय बंधन जो है ऊर्जा से कम होती है। एमीटर प्रयोग निम्न होनी चाहिए लेकिन क्यों? एमीटर का जो है प्रतिरोध निम्न होने चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए आपको समझाना है। और उसके बाद चल कुंडली धारामापी यंत्र से तरैज चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है? आकाशीय का नीला दिखाई देता है, लेकिन क्यों देता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, लिखना है। बस सिवके प्रभाव और पॉलिटर प्रभाव को परिभाषित करें। तो ये मुझे तो लग रहा है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि 5 नंबर में पूछ सकता है कि उसके बाद है परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षित परावैद्युतांक की परिभाषित करें। और इसमें आपको ये मुझे भी 2 नंबर का लग रहा है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। डोपिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ लेना। एक बार मैं एक बार जूम कर देता हूँ, पढ़ लेना है, समझ लेना, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ लेना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद है स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? क्या होता है जब कोई विद्यार्थी भूल से एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देता है? एमीटर को सदैव परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परंतु जब मूल समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं तो इसका जो है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए 2 रास्ते हो जाते हैं, और इसके कारण एमीटर पर्याप्त धारा का माप गलत होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको लिखना है। समांतर प्लेट संधारित्र से में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, विद्युत द्वितीय 64 उतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको एक बार देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। उदंग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी से एक घनावेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर से फेंकने वाले बल को जो है दिशा क्यों दिखाता है? आवेश की गति को इस तरह से आप चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 67 हो चुका है, और आपके सामने थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के लॉ 6 से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखना है। सभी केस क्वेश्चन के तौर पे बनाया गया ताकि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ना आए। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ये भी पढ़ लेना है। आप इतना दिन तो पढ़े ही, लेकिन मैं लास्ट में दे रहा हूँ, तो आप इसे भी पढ़ लीजिए। ठीक है, लाइमन श्रेणी से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में आपको सिंपल पूछ सकता है। उसके बाद चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, और एक बार देख लेना है। और उसके बाद आपके सामने दिख रहा कि पृथ्वी के जो है चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, ये भी देख लेना है, और ये 2 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? और क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर में है। ट्रांसफार्मर के ताप 6 से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, जो पढ़ने जाने वो जानते हैं। ये धारणशीलता से आप क्या समझते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, और ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, और ये 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में जो है। हाइड्रोजन वर्ण पट से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 83 है, आयन मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलन को परिभाषित करें। और उसके बाद क्वेश्चन है आवृत्ति आवृत्ति मॉड्यूलेशन का वह प्रकार है जिससे कैरियर वेव के आयाम और कला नियत रखते हैं हुए इसके आवृत्ति को मॉड्यूलेटिंग वेव के अनुसार परिवर्तित करके जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रवृत्ति को जो है आवृत्ति को ही मॉड्यूलेशन कहा जाता है, मॉड्यूलन कहा जाता है। और उसके बाद है विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं, ये बिल्कुल देख लेना है एक बार, और ये सब निकट दृष्टि दोष के कारण को लिखें। उसके बाद है अर्धचालक की प्रतिरोध ताप से आप क्या समझते हैं, पर क्यों क्या समझते हैं, ये लिखना है। पाचन से आप क्या समझते हैं, क्यूरी ताप क्या है, ये पहले बता चुके हैं। हाइगन के ये 5 नंबर का क्वेश्चन।